जय हिंद दोस्तों। देखिए हम अपना हिस्ट्री के यहाँ पर टॉपिक फिनिश कर चुके हैं। कितने 12 टॉपिक हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। आज है हमारा 13वां टॉपिक, वो भी हमारा आज फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर हमारी हिस्ट्री यहाँ पे पूरी हो जाती है। 13 ही उसमें हमारे टॉपिक आ रहे थे यूपी बैठ में, और 13 के 13 टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है अभी हिस्ट्री का ही, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। ये भी 4 टॉपिक है हमारे, इनमें 4 वीडियो और लगेंगी। हिस्ट्री फिर हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि सर हम क्या शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे शुरू करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे टॉपिक है जो हमारे बचे हुए हैं, और अब ज़्यादा टॉपिक किसी में भी नहीं है। सबसे ज़्यादा टॉपिक अगर मुझे लग रहे थे किसी में हैं, तो वो हमारे इसी में थे। ठीक है, बाकी सब में इतने टॉपिक 13 टॉपिक किसी में भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव हमारे देश में क्या पड़ता है, वो तो आपको पता है क्या प्रभाव पड़ा है। हम आज भी उनके गुलामी की तरह जीते हैं कि लगभग सब, क्योंकि हमारे सारे काम उनकी तरह ही होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर अपना पूरा अधिकार कर लिया, और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था भी अधिशेष और आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, हम अपने खुद की आत्मनिर्भर थे उस टाइम पर भी, लेकिन फिर बाद में हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया हमारा। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ता प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचना था। यह उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, औपनिवेश के विभिन्न चरण हमारे यहाँ पर क्या क्या थे देखो। तो सबसे पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद आया हमारे देश में, जो कि 1757 से लेकर के 1803 तक था, 13 तक था। उसके बाद में औद्योगिक पूंजीवाद आता है 1813 से 1858 तक, ये भी हमारा। और वित्तीय पूंजीवाद आता है फिर हमारे देश में 1858 से 1947 ईस्वी तक। तो ये हमारे देश में 3 उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण हमारे यहाँ पे देखे गए हैं। बात करते हैं 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। ठीक है, 57 से 13 तक भारत तक का दौर बलपूर्वक लूट व बाजारों पर एकाधिकार का दौर कहलाया। अर्थात ताकत के बल पर बंगाल के साथ संसाधनों को लूटकर उन्हें ब्रिटेन भेजा जाने लगा था, ताकत के दम पर। 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक का दौर दूसरा और मुक्त व्यापार का दौरा कहलाया, जिसे अपनाने के मुख्यतः निम्न कारण थे। दूसरा क्या क्या कारण थे? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता से वहां एक नया संपन्न वर्ग तैयार हुआ, जिसने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत का बाजार सभी के लिए खोला जाए। एडम स्मिथ एडम स्मिथ द्वारा प्रचलित हस्तक्षेप के सिद्धांत का लोकप्रिय होना। ठीक है, उनका सिद्धांत यहाँ पर क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों का गला घोट दिया, विशेषकर हथकरघा जो हम हाथ से बनाते थे उद्योग तथा नगरीय उद्योगों का पतन तो तुरंत ही हो गया, क्योंकि राजाओं की हार के बाद इन विलासी वस्तुओं की मांग में कमी आ गई। अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार के बहाने आयात निर्यात की दरों पर इस तरह निर्धारित किया कि ब्रिटिश सामग्री सस्ती हो जाए और भारतीय सामग्री महंगी, जिससे भारतीय सामग्री की मांग में कमी आए, एवं अंग्रेजों ने ब्रिटिश सामग्री को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया। 1857 के विद्रोह, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव, इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकरण में प्रतिस्पर्धा इत्यादि कारणों ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नए चरण को जन्म दिया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद कहा गया। भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। ठीक, चलिए आगे आता है भू राजस्व व्यवस्था। इसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, यानी कि एक साल में उसका बंदोबस्त होता था। फार्मिंग सिस्टम का भूमि को लगान वसूली हेतु ठेके पर दिए जाने की प्रथा का कालांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा और वे भुखमरी तक पहुंच गए।
गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। जमींदारी स्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या होता था देखो, जमींदारी कह दो इसको या फिर स्थायी बंदोबस्त कह दो, इसमें क्या होता था, इस बंदोबस्त में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का, ब्रिटिश भारत जहां जहां पर ब्रिटिशों का राज था, लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। इसमें भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों का होता था। समझ रहे हैं आप बात? मतलब 10 भाग तो सरकार ले जाती थी और 1/भाग जमींदार ले जाते थे, उसमें से 11 हिस्सों में से एक हिस्सा। रमेश चंद्र दत्त और राजा राम मोहन राय ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। मतलब राजा राम मोहन राय ने भी स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया और इसे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की बात कही। इस व्यवस्था से अंग्रेजों ने भारत में एक सामाजिक मित्र प्राप्त कर लिया। इसलिए 1857 के विद्रोह में खड़े बड़े जमींदार अंग्रेजों के साथ खड़े दिखाई दिए, क्योंकि जमींदारों को एक भाग जा रहा है भाई। स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों की स्थिति अधिक मजबूत हो गई, क्योंकि उन्हें भूमि का पूर्ण स्वामी मान लिया गया। इसके कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि लोगों के सामने खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। ठीक है। उसके बाद आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता है वो देखो, रैयतवाड़ी में इस व्यवस्था के तहत, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था के तहत किसानों को भू स्वामी मानकर उन्हीं के साथ राजस्व वसूली का दायित्व भी तय किया गया। 1792 ईस्वी में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इसे पहली बार अपनाया, किंतु इसे व्यवस्थित रूप 1820 में थॉमस मुनरो ने दिया। तो इसको ऐसे भी याद करा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने दी? रीड मुनरो ने, रीड और मुनरो ने। ठीक है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू हुई, जिसमें बंबई, मद्रास तथा पूर्वोत्तर में असम एवं कुर्ग शामिल थे। इस व्यवस्था में कलेक्टर की भूमिका का महत्वपूर्ण बनाया गया, किंतु समय की कमी और राजस्व व्यवस्था के ज्ञान के अभाव में किसानों का जमकर शोषण हुआ। मतलब शोषण तो हुआ भाई, कोई सी भी चाहे व्यवस्था हो। उसके बाद में आती है माहलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत गांवों के समूह के आधार पर राजस्व पक्किया प्रक्रिया को स्थापित किया गया। यह भूमि में पर सामुदायिक स्वामित्व की स्वीकारती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए चलिए, यहाँ पर आता है हमारा होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी को इस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा शामिल था। इसमें अवध, आगरा एवं पंजाब क्षेत्र शामिल थे। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें बात करते हैं रेलवे का विकास। हमारे देश में रेलवे का विकास कैसे होता है? भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे की स्थापना उनकी अनुपम देन मानी जाती है। अंग्रेजों ने लाभ के आधार पर बनाते हुए इसमें निजी व सार्वजनिक दोनों निवेश को आमंत्रित किया और प्रारंभ में घाटे के बावजूद निवेशकों को 5% का गारंटी युक्त ब्याज दिया गया। भारत में रेलवे की स्थापना का लक्ष्य दूरस्थ गांवों को बाजार से जोड़ना था, जिससे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। इसके साथ ही विद्रोहों के समय सेना को तेजी से प्रसारित करने के लिए भी रेलवे का विकास किया गया। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय बंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। भारत में सर्वाधिक रेल लाइन का विकास करजन के समय हुआ और बाद में 1925 में एकवर्त कमेटी की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है। चलिए, धन का बहिर्गमन। भारतीय धन बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया। वो भारत में अपने सबसे प्रसिद्ध लेख द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे व्यवस्थित रूप दे दिया। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकारा गया। ठीक है। चलिए, बाद में दादाभाई नौरोजी के समय अन्य लेखों जैसे द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या भी की गई। धन के निष्कासन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद
रानाडे ने 1872 ईस्वी में पुणे में हुए एक व्याख्यान के दौरान संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय पूंजी का एक तिहाई हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। ठीक है। दादाभाई नौरोजी के धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का उल्लेख किया है। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार आधुनिक भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हुए बताया कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए रह गई थी। ठीक है, 20 रुपए। चलिए, तो दोस्तों ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखो, इस जो हमने अभी भी पढ़ा है या ना, पूरी की पूरी हिस्ट्री जो पढ़ी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्न हिस्ट्री के जो पैट में हमारे पूछे जाएंगे, तो उनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को इतने रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।